знаю, что вы подготовили. ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। खबर कई सारी आई है। एक खबर आई है फ्रांस से, एक खबर आई है नाटो से जुड़ी हुई, और एक खबर आई है रशिया से जुड़ी हुई। रशिया ने दरअसल ये कह दिया है कि वहाँ पर जितने भी यूक्रेनी लोग रह रहे हैं वो या तो रूस की नागरिकता ले ले या फिर बाहर चले जाए। दूसरी तरफ फ्रांस की तरफ से यह फैसला किया गया है कि वो अपने नागरिकों को एक बुकलेट बांटेगा, जिसमें हर नागरिक को ये बुकलेट दी जाएगी और इसमें आपदा की स्थिति में और युद्ध की स्थिति में कैसे रहा जाए, किन इंतज़ामों को देखा जाए, किस रेडियो स्टेशन को ट्यून किया जाए, तमाम चीज़ें जो हैं उस बुकलेट में उपलब्ध होगी। और कहाँ जाना है, बंकर से लेकर हर चीज़ की जानकारी उनको दी जाएगी। और इसके अलावा नाटो से जुड़ी हुई खबर आ रही है कि यूएस को नाटो से जिस तरीके से परहेज़ इन दिनों हो रहा है, तो क्या कोई ऑप्शन बन सकता है क्या कि यूएस की जगह किसी और को ला सकते हैं क्या? तो इन तीनों मसलों पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे रशिया की कि नागरिकों को, यूक्रेन के जो लोग रह रहे हैं रूस में, उनको क्या कहा गया है पुतिन की तरफ से। 6 महीने का कुछ वक्त दिया गया, 6 महीने 10 दिन का, कि इतने दिनों में आप नागरिकता ले लो। अंकुर जी मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से समझते हैं। देखिए, नाटो के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब रशिया को, फ्रांस को, सॉरी माफ़ कीजिए, रशिया बोला मैंने, फ्रांस को और जर्मनी को और बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको पहली बार इस बात का एहसास हुआ है कि अगर सबसे बड़ा ताकतवर दोस्त अगर आपके साथ नहीं है तो आप मोहल्ले की लड़ाई भी नहीं जीत सकते। तो मुझे लगता है कि अमेरिका ने जैसे ही नाटो को ठेंगा दिखाया, उसके बाद जर्मनी और फ्रांस धरातल पर आ गए हैं। इनको मालूम है कि अगर रशिया जैसे बड़े मुल्क, जिसका क्षेत्रफल इतना ज़्यादा है, जो 2-3 साल से एक लड़ाई को अकेले अपने दम पे कंटिन्यू कर पाया, अगर उसके साथ खुदा ना खास्ता अगले 1 या 2 साल में लड़ाई हो जाए, और लड़ाई अगर 1-1.5 साल भी खिंच जाए, तो क्या होगा? तो क्या होगा? एक तो ये कि वो चिंता सताने लगी है, बड़ी ताकत जो है वो साथ छोड़ देगी तो क्या होगा। तो इसलिए हमको तैयार रहना होगा। अभी तक तो इत्मीनान से वक्त गुजारा गया, ये कह सकते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अब चिंता की कोई बात नहीं, सबसे बड़ी ताकत तो हमारे पास में है, हमारे साथ में है, ये कहा गया। ये रशिया की तरफ से, पुतिन की तरफ से वो 6 महीने का जो वक्त दिया गया है, ये यूक्रेन और रूस के बीच में जो जंग चल रही है उसकी मनस्थिति पर क्या असर डालता है, वहाँ के लोगों पर, कि कह दिया कि भाई हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं यूक्रेनी भी, वो नागरिकता ले लें नहीं तो चले जाएं। देखिए, यूक्रेन के मुद्दे पे मैं बाद में आऊँगा, इस सवाल का जवाब बाद में दूंगा। आपको एक छोटी सी बात एक और ऐड ऑन कर दूं कि जर्मनी के अंदर जो चाहत पैदा हुई है रूस से लड़ने की कि हम तैयारी करें, तो आपको इतिहास में जाना होगा कि सन 1945 में जब रशिया और जर्मनी की लड़ाई हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो जो रेड आर्मी थी, रेड आर्मी बेसिकली रूस की सेना को बोलते हैं, तो रेड आर्मी बर्लिन तक पहुंच गई थी। और जैसे ही वो बर्लिन पहुंची, जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए थे। तो मुझे लगता है कि वो जो घाव जर्मनी को दिया गया था आज से करीब 80 साल पहले, वो घाव अभी भी भरा नहीं है। और यही वजह है कि जर्मनी को अब लगने लगा है कि अगर नाटो नहीं तो क्या, अगर नाटो नहीं तो जर्मनी और रूस के बीच में अगर फिर से जंग हुई तब क्या होगा। तो मुझे लगता है कि तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेके फ्रांस भी परेशान है। फ्रांस और रूस की भी जंग हो चुकी है, लेकिन वो 1800 इस सदी में हुई थी, 18वीं सदी में। तब भी रूस की सेना ने फ्रांस की सेना को परास्त किया था। तो रूस को लेके पूरे यूरोप में एक पुराना उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास है, हिस्ट्री है। चाहे वो जर्मनी की हो, चाहे वो फ्रांस की हो, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं कह सकता
कि रूस से हमने कभी 2-4 हाथ ना किए हो। तो कुल मिला के एक तो इतिहास है, एक्सपीरियंस है, और दूसरा उन्होंने जब जब रूस के साथ लड़ाई की मार खाई, आपस में ये भले एक दूसरे से जीते हों, लेकिन जब जब ये रूस से लड़े तब तक इनको मार पड़ी है। यही वजह है कि अब नाटो में अमेरिका का प्रभाव कम होने के बाद अब इनको लगता है कि हम अपनी तैयारी करें, पर्चे बांटें या जो भी कुछ करें। दूसरा जो आपने सवाल पूछा यूक्रेन के नागरिकों को लेके, बेसिकली यूक्रेन के जितने भी लोग हैं वो कभी रशियन फेडरेशन का हिस्सा थे, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो अब रशिया को लगता है कि जो लोग यूक्रेनियन रहते हैं या तो वो रशिया की सिटीजनशिप लें या ना वो देश छोड़ दें। रीज़न क्या है कि रशिया अब नहीं चाहता कि यूक्रेन के ज़रिए, क्योंकि ये आरोप भी लगे हैं कि जो वेस्टर्न्स एजेंसीज़ हैं, जो स्पाई एजेंसीज़ हैं, वो उनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रही हैं। एक चीज़ और है, ये मैं इसको और ऐसे समझना चाह रहा हूँ आपसे कि युद्ध के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अभी पुतिन और ट्रम्प की बातचीत होती है, उसमें ये कहा जाता है कि भाई 30 दिन का युद्ध विराम कर लो। उन्होंने कहा कि नहीं हम वो जो एनर्जी सेक्टर्स हैं या उनकी इकाइयां हैं उसको हम अटैक नहीं करेंगे, बाकी पर तो हम करेंगे और वो चलता रहेगा। उधर यूक्रेन ने भी हमले जारी रखे हैं, रशिया ने भी हमले जारी रखे हैं। तो ये जब पुतिन बयान देते हैं तो इसका इस वॉर स्ट्रैटेजी जो चल रही है इसके ऊपर क्या असर है? देखिए, फ़िलहाल आप देखिए कि आपको भी लगा होगा शायद 10 दिन पहले कि जब ट्रंप ने जेलेंस्की को ये कहा कि यू आर सूटेड वेल, और फिर जब बेइज्जती हुई वहाँ पे पुतिन और ट्रंप और जेलेंस्की की, उसके बाद लगा कि शायद रशिया मान जाएगा। लेकिन आप देखिए कि रशिया का जो एग्रेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, ये पूरी दुनिया के लोग समझ चुके हैं कि इसने रशिया को एज दी है, पुतिन को एज दी है, और अब ट्रंप के लिए मुश्किल उल्टा ये हो गया है कि रशिया को रोके तो कैसे रोके। 1 घंटा इंतज़ार करवा दिया फ़ोन पर। हाँ, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जैसे आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जेलेंस्की को फ्रांस के राष्ट्रपति फ़ोन कर रहे हर 1 घंटे में। वो मीडिया के सामने भी एक वीडियो आया जिसमें वो कहा कि अभी मैं प्रेस से बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ। फिर ये लोगों ने, कुछ सोशल मीडिया हैंडल ने छापा कि जेलेंस्की और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है मैक्रोन, उनके बीच में हर 1 घंटे में बात होती है। वहीं ट्रंप और पुतिन के बीच में उस तरह की बातचीत नहीं दिखी। अगर हर 1 घंटे में बात हो रही होती तो ये लड़ाई ख़त्म होने के आसार लगते, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस जंग के ख़त्म होने के अभी भी आसार नहीं है। हालांकि अगले इतवार को आने वाले रविवार के दिन एक मीटिंग फिर से वहाँ जिद्दा में होने वाली है और फिर से ये सब लोग मिलेंगे। यूक्रेन के लोग भी जाएंगे, प्रतिनिधिमंडल जाएगा, रशिया की तरफ से भी आएंगे, उधर अमेरिका की तरफ से भी फिर से आएंगे। फ्रांस पर्चे बंटवा रहा है युद्ध के लिए, आपातकाल स्थिति के लिए, आपदा के लिए नागरिक तैयार। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि फ्रांस को अब लगता है कि फ्रांस ने एक अलग पोजीशन ली है। जब भी आपने देखा होगा ट्रंप जेलेंस्की की मुलाकात हुई तो उसके बाद फ्रांस ने पोजीशन ली कि हम $2.5 बिलियन देंगे, प्लस हम जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जो भी सपोर्ट है वो देंगे। उधर जर्मनी ने कहा कि हम अपने यूरो फाइटर देने के लिए तैयार हैं, हम जो अपनी तोप हैं वो देने के लिए तैयार हैं, और जो हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम है वो भी हम लगाने को तैयार हैं। तो बात यह है कि अगर फ्रांस को कूदना पड़ा तो पर्चे तो बंटवाने पड़ेंगे। लेकिन जेलेंस्की तो ये उम्मीद जता रहे हैं कि एक तो ये कि वहाँ के विदेश मंत्री जब यहाँ आते हैं हिंदुस्तान में तो ये कहते हैं कि हम शांति के लिए राज़ी हैं, युद्ध ख़त्म करने के लिए राज़ी हैं, क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं होगा। एक बात वो ये कहते हैं। जेलेंस्की कहते हैं कि इस साल उम्मीद है कि ये युद्ध ख़त्म हो जाए। देखिए, अभी रायसीना डायलॉग दिल्ली में हुआ, उसमें यूक्रेन को लेके सब लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। करीब 20 देशों के विदेश मंत्री यहाँ पे आए थे रायसीना डायलॉग में, जो भारत के विदेश मंत्रालय ने आयोजित किया था। तो इसमें जितने भी कंट्रीज़ थे, यूरोपियन कंट्रीज़ थे, सबका ये कहना था कि युद्ध ख़त्म होना चाहिए। लेकिन हर इस युद्ध में यूक्रेन बार बार ये बात कहता है कि मैं किसी भी अपने हिस्से को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं समझौता नहीं करूँगा, जितना मेरा हिस्सा है, जो भी एरिया है रशिया के कब्ज़े में है, वो भी मुझे वापस मिलना चाहिए, तो मैं संघर्ष विराम पर सहमत होऊंगा। अगर मुझे मेरा
इलाका नहीं मिला तो मैं इस लड़ाई को जारी रखना चाहता हूँ। तो मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले ये जंग अमेरिका की तरफ से शुरू हो रही थी और अब ये यूरोप के देश लड़ना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको पहले अमेरिका छका, जैसे कहते हैं ना छक जाओ, मतलब आप संतुष्ट हो जाओ। पहले अमेरिका संतुष्ट हुआ जंग में 2 साल पैसे बर्बाद करके, अब मुझे लगता है कि अब यूरोप भी छकना चाहता है। यूरोप का हनीमून पीरियड ओवर हो गया। हनीमून पीरियड ओवर हो गया, लेकिन हैंगओवर अभी है। यही वजह है कि वो इस युद्ध को अभी भी उस तरीके से देख रहे हैं कि अगर हमने यूक्रेन की सहायता की तो जो रशिया है वो घुटनों के बल आ जाएगा। लेकिन इनको भूलना नहीं चाहिए कि पूरे यूरोप की जितनी भी सप्लाई है गैस की, अभी सर्दियाँ ख़त्म हुई हैं, लेकिन जब अगली सर्दी तक भी अगर ये लड़ाई चली तो यूरोप को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक चीज़ और कि अमेरिका का तोड़ खोजा जा रहा है, तोड़ मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर अमेरिका का तोड़ खोज भी लिया गया और उसे हटा भी दिया गया तो ये क्या इस बात के लिए तैयार हैं ये यूरोपीय देश कि आने वाले वक्त में जो दोस्त था वो दुश्मनी ना निभाए? नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि अमेरिका का एंटीडोट अभी यूरोपियन कंट्रीज़ के पास नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जिस तरह से अमेरिका ने अपने आप को इतना डिफेंस बजट में खर्च किया है, इनको अभी यूरोपियन कंट्रीज़ को अगले 20-25 साल लगेंगे अगर ये उस लेवल पे जाना चाहेंगे। आप ये देखिए कि अगर आप इनकी स्टैट्स उठा के देख लें दोनों कंट्रीज़ की, फ्रांस और जर्मनी की मैं बात करूं, तो पिछले 70-80 सालों में तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने। फ्रांस छुटपुट थोड़ी सी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ज़रूर लड़ाई लड़ता रहता है, कुछ 2-4 बम डाल देता है माली वाली देश में, बाकी तो कहीं लड़ाई नहीं लड़ी। तो ये यूरोप तो लड़ना भूल चुका है। तो अगर इस गलतफहमी में है ये कि रशिया के साथ ये लंबा युद्ध खींचेंगे बिना किसी अमेरिका के, माइनस अमेरिका, इट वुड बी ए डिज़ास्टर फॉर यूरोपियन कंट्री, और ये सर्वाइवल के लिए संकट पैदा हो जाएगा, इतनी बुरी हालत हो जाएगी इनकी। एक बात तो आपने बहुत ज़बरदस्त कही कि हनीमून पीरियड भले ही ओवर हो गया हो लेकिन हैंगओवर बाकी है। ये हैंगओवर कब तक रहता है? क्या बहुत लंबा चलेगा? और इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है उसमें क्या तब्दीलियां आती हैं, इस पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।